विद्या साधना। इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 हिस्ट्री का चैप्टर 10। ये लास्ट चैप्टर है। लास्ट चैप्टर का लास्ट पार्ट 3 18th सेंचुरी के पॉलिटिकल फॉर्मेशंस को हम देख रहे थे। दी वतन जागीर्स ऑफ राजपूत को हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने वो मुगल स्टेट देखी थी जो डायरेक्ट मुगल के कंट्रोल के अंदर आती थी। मुगल की प्रोविंसेस थी बड़ी बड़ी, बंगाल, हैदराबाद देखी हमने, अवध देखी। अब देखिए, ये जो राजपूत किंग्स थे जो ज्यादातर आमेर और जोधपुर के इलाके के थे, ये मुगल्स के अंदर आते थे। और मुगल्स की जो इन्होंने सुप्रीम पावर को अपनाया था, इसके बदले में मुगल्स ने बोला था कि आप अपने इलाके में कंसिडरेबल ऑटोनॉमी को इंजॉय कर सकते हो। मतलब ये कि आप आमेर जोधपुर जो आपका इलाका है उसमें आप अपनी मर्जी से रूल कर सकते हो। लेकिन 18th सेंचुरी में ये लोग भी क्या करते हैं, अपना कंट्रोल अपने आसपास के इलाकों में इंक्रीज करने की कोशिश करते हैं। अजीत सिंह जो जोधपुर का एक रूलर था, ये भी मुगल कोर्ट की पॉलिटिक्स में काफी ज्यादा एक्टिव थे। यहाँ देखिए, many Rajput rulers had accepted the suzerainty of Mughals, but Mewar was only Rajput state which defied Mughal authority. याद रखिएगा, ज्यादातर जो राजपूत थे उन्होंने मुगल्स को अपना लिया था कि भाई ये हमारे ऊपर ऊपर है। लेकिन एक राजपूत थे मेवाड़ के, उन्होंने नहीं अपनाया था। वो आखिर तक लड़े थे। राणा प्रताप असेंडेड, इन्होंने क्या किया था, ये जब थ्रोन पे आए मेवाड़ के 1572 में, उदयपुर और बहुत सारे हिस्सा मेवाड़ का इनके कंट्रोल में था। और इन्होंने कभी भी नहीं माना मुगल्स को। And a series of envoys were sent to Rana to persuade him to accept Mughal suzerainty, but he stood his ground. बहुत सारे लोगों को टाइम टू टाइम भेजा गया कि महाराणा प्रताप जी मान जाए, पर वो नहीं माने, अपनी बात पे कायम रहे और उन्होंने मुगल्स के जो सुप्रीम पावर है उसको नहीं माना। वो लड़ते रहे अपने हक के लिए। These influential Rajput families claimed the subedari of rich province of Gujarat and Malwa. अब ये जो अमीर अमीर राजपूत फैमिलीज थी, ये बोलती थी कि गुजरात और मालवा पे भी हमारा राज रहेगा। गुजरात तो आपको पता ही है, गुजरात अपने एक स्टेट है वो एरिया, और मालवा आता है इंदौर वाला जो रीजन है मध्य प्रदेश का वो। राजा अजीत सिंह जो थे जोधपुर के, उनके पास गवर्नरशिप थी गुजरात की, और सवाई राजा जयसिंह के पास थी आमेर की। आमेर कहाँ पर है? जयपुर का एरिया है ये, ठीक है। तो इनके पास कहाँ की थी? मालवा की थी। These officers were renewed by Emperor जहांगीर शाह in 1713। तो लेकिन जब जहांगीर शाह मुगल एम्परर बनता है, तो ये जो ऑफिसर्स थे इनके पास, इनको रिन्यू किया जाता है 1713 में। और ये लोग जो अमीर फैमिलीज थी राजपूत की, ये काफी कोशिश करते थे कि आसपास की टेरिटरी को कब्जा के अपने वतन, अपने एरिया में मिला लें। जिनमें से नागौर नाम की जगह है राजस्थान में, इसको कब्जा लिया है ना, इसको कब्जा के जोधपुर में मिला दिया। आमेर को सीज कर लिया था। आमेर जो था ना, उसने एक बहुत बड़ा, सॉरी, आमेर ने एक बहुत बड़ा पोर्शन बूंदी का सीज किया था। बूंदी आज भी एक जगह है राजस्थान में, आमेर जयपुर के अंदर है। सवाई राजा जयसिंह ने एक नया कैपिटल फाउंड किया था, जैसे मैंने आपको बता दिया, जयपुर में अपनी राजधानी बनाई थी, एंड वॉज गिवन द सूबेदारी ऑफ आगरा इन 1722। राजा जयसिंह को आगरा का भी सूबेदार यानी गवर्नर बनाया गया था 1722 में। मराठास के बहुत सारे कैंपेन्स होते थे राजस्थान में 1740 से, एंड यहाँ पर ये प्रेशर बनाते थे अपनी, क्योंकि नीचे से मराठास भी तो कोशिश कर रहे थे खुद को एक्सपेंड करने का। Many Rajput chieftains built a number of forts on hilltops which became center of power. देखो, बहुत सारे जो राजपूत लोग रहे, इन्होंने किले बनवाए हैं, बहुत बड़े बड़े किले हैं, और ये पहाड़ियों पे स्थित हैं जो इनकी पावर को दिखाते थे। इतने बड़े बड़े जो इनने फोर्टिफिकेशन करा, किला बंदी करा, इतने सुंदर इनके स्ट्रक्चर्स हैं, घर हैं, पैलेसेस, टेम्पल, ट्रेडिंग सेंटर, वाटर हार्वेस्टिंग के सिस्टम, स्ट्रक्चर्स और दूसरी कई बिल्डिंग्स हैं। इनमें से अगर आप चित्तौड़गढ़ फोर्ट में जाओगे तो वहां आपको बहुत सारी वाटर बॉडीज मिलेंगी, जैसे तालाब बनवाए गए थे, कुंडीज यानी वेल्स बनवाए गए थे, एंड बयोलीज बनाई गई थी। ये बयोलीज क्या होती है? तो बेटा बयोलीज वो होती है कुआं, कुएं के अंदर सीढ़ियां होती हैं, तो हम बोल सकते हैं स्टेप वेल्स।
कुएं के अंदर आपको बाल्टी डालने की जरूरत नहीं है, आप सीढ़ियों से कुएं के अंदर जा सकते हो और पानी भर के ला सकते हो। राजा जयसिंह ऑफ जयपुर। तो जयपुर का नाम जयपुर आप समझ रहे हो कहीं ना कहीं इसलिए बना है, या फिर याद आप ऐसे कर लो कि यहाँ भी जय लगा हुआ है, तो यहाँ के राजा कौन होंगे, राजा जयसिंह होंगे। एक डिस्क्रिप्शन है जो राजा जयसिंह के ऊपर है, यह हमें पर्शियन अकाउंट से मिलता है कि राजा जयसिंह के पास काफी ज्यादा पावर थी एंड वो गवर्नर भी थे आगरा के करीबन 12 साल के लिए, और मालवा के गवर्नर भी रहे 5 या 6 साल के लिए। उनके पास एक बहुत बड़ी आर्मी थी जिसके पास आर्टिलरी थी, बहुत वेल्थ थी एंड उन्होंने अपना प्रभाव दिल्ली तक फैला दिया था और नर्मदा के किनारे तक यानी एमपी तक भी फैला लिया था। ये देखिए जंतर मंतर इन जयपुर की फोटो है ये, और ये मेहरानगढ़ फोर्ट है जोधपुर का। सवाई जयसिंह ये कौन थे, तो ये आमेर के रूलर थे। ठीक है, इन्होंने एक एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी स्थापित करी थी दिल्ली में, जयपुर में, उज्जैन में, मथुरा में, वाराणसी में। ठीक है, जिसको हम जंतर मंतर कहते हैं। ऑब्जर्वेटरीज हैड वेरियस इंस्ट्रूमेंट टू स्टडी हेवनली बॉडीज। आज के टाइम पे तो पढ़ाई लिखाई करके साइंटिस्ट पता नहीं क्या क्या बना लेते हैं, लेकिन उस टाइम पे सोचो जब कोई किताब नहीं थी, कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी नहीं थी, तब साइंटिफिक स्टडी करने के लिए सवाई जयसिंह ने इस तरह की एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरीज बनाई जिनको हम जंतर मंतर के नाम से जानते हैं। ठीक है, मैं एक अगर आप लोग चाहते हो तो मैं एक अलग से वीडियो लेके आ जाऊंगी कि जंतर मंतर असल में है क्या। याद बस आपको ये रखना है कि जंतर मंतर किन किन जगह पे है, तो दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा और वाराणसी में है ये। सीजिंग इंडिपेंडेंस, ये तीसरे प्रकार की वो कम्युनिटीज थी छोटी छोटी जो आजादी चाहती थी। तो सिख लोग की जो ऑर्गेनाइजेशन थी एक पॉलिटिकल कम्युनिटी के तौर पे 17th सेंचुरी में उभरती है ना, ताकि ये अपनी रीजनल स्टेट बिल्डिंग बना सके, अपनी एक अलग से कम्युनिटी को और डेवलप कर सके पंजाब में। गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा बहुत सारी लड़ाइयां लड़ी जा चुकी थी राजपूत और मुगल रूलर से। खालसा पंथ की स्थापना हो गई 1699 में, और जब गुरु गोविंद जी की मृत्यु हो जाती 1708 में, खालसा और रिवॉल्ट करना स्टार्ट कर देता है मुगल अथॉरिटी के खिलाफ। किसकी लीडरशिप के अंदर, बंदा बहादुर की लीडरशिप के अंदर। एंड ये बंदा बहादुर कॉइन्स को भी स्टार्ट कर देते हैं गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह जी के नाम में, एंड अपना खुद का शासन स्थापित कर लेते हैं सतलज और जमुना के इलाके में। बंदा बहादुर को फिर कैप्चर कर लिया जाता है और मरवा दिया जाता है 1716 में। ये देखिए सोर्ड ऑफ महाराजा रंजीत सिंह, मैं अभी आपको बताऊंगी ये रंजीत सिंह की तलवार है। देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और एबल लीडर्स आए थे 18th सेंचुरी में, एंड इन्होंने अपने आप को ऑर्गेनाइज करा था। इनके बैंड को जाथास कहते थे, बाद में जाके मिसल्स कहने लग गए। एंड ये जो कंबाइंड फोर्सेस थी साथ मिलकर इन्होंने बहुत बड़ा आर्मी बनाई जिसको दल खालसा कहा जाता है। ये सारी जो बॉडी थी ये अमृतसर में मिलती थी बैसाखी और दिवाली के टाइम पे, ताकि ये इम्पोर्टेंट डिसीजंस कर सके, रिजोल्यूशंस ले सके, जिसको गुरु माता कहते हैं। अ सिस्टम कॉल्ड राखी, यहाँ पर एक सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया गया जिसको राखी बोलते हैं। यहाँ पर प्रोटेक्शन दी जाती है कल्टीवेटर्स को ऑन द पेमेंट ऑफ टैक्स ऑफ 20% ऑफ द प्रोड्यूस। जो किसान वर्ग है उसको प्रोटेक्शन देने की यहाँ पर बात की जाती है। गुरु गोविंद सिंह जी खालसा से काफी ज्यादा इंस्पायर्ड थे। किससे, द बिलीव दैट देयर डेस्टिनी वाज टू रूल, कि उनकी डेस्टिनी में लिखा है कि वो रूल करेंगे। और उन्होंने एक चीज भी बोल दी थी गुरु गोविंद सिंह ने कि राज करेगा खालसा। ठीक है, इससे पहले सिख कम्युनिटी राज करने वाली बातों को नहीं सोचती थी, लेकिन जब से गुरु गोविंद सिंह जी ने बोला ये राज करेगा खालसा, तब से लोगों के मन में आ गया कि भाई हम भी राज कर सकते हैं, हमारा अपना एडमिनिस्ट्रेशन भी हो सकता है। Their well-knit organization enabled them to put up a successful resistance to the Mughal governors. इनका जो ऑर्गेनाइजेशन था काफी ज्यादा अच्छे से, उनमें क्या था, कोऑर्डिनेशन था, जिसकी वजह से उन्होंने मुगल गवर्नर्स को काफी रेजिस्ट किया। फिर उसके बाद अहमद शाह अब्दाली, जिन्होंने
बहुत बड़ी बड़ी प्रोविंसेस को पंजाब की कब्जे में ले लिया, एंड सरकार ऑफ सिरहिंद फ्रॉम मुगल्स, ये भी कब्जे में ले लिया। तो खालसा ने डिक्लेयर कर दिया अपनी सॉवरेन रूल को जब उन्होंने अपने कॉइन्स को प्रोड्यूस करने स्टार्ट कर दिया 1765 में। और सिग्निफिकेंटली ये जो कॉइन थे, this coin bore the same inscription as one on the orders issued by Khalsa in the name of Banda Bahadur। बंदा बहादुर के टाइम पे जैसे आए थे उसी प्रकार से अब आने लगे ये कॉइन्स एंड इंस्क्रिप्शन। सिख टेरिटरीज जो थी लेट 18th सेंचुरी की, ये काफी ज्यादा इंक्रीज हो गई, इंडस से लेकर जमुना तक आ गई, पहले सतलज तक थी, बट ये काफी ज्यादा डिवाइडेड थी अलग अलग रूलर्स के बीच में। एंड इनमें से एक थे महाराजा रंजीत सिंह, जिनकी पिक्चर मैंने आपको अभी दिखाई थी। लेकिन महाराजा रंजीत सिंह ने इन छोटे छोटे ग्रुप्स को एकजुट किया और अपनी राजधानी को लाहौर में बिठाया 1799 में। काफी ही अच्छे ये लीडर थे महाराजा रंजीत सिंह। मराठास की बात करें तो जो मराठा किंगडम था वो भी एक पावरफुल रीजनल किंगडम था, और इन्होंने तगड़ा ऑपोजिशन दिखाया था मुगल रूलर को। शिवाजी जो 1627 से लेकर 1680 तक रहे, इन्होंने काफी अच्छे अपने किंगडम को सेटअप किया। ये एक पावरफुल वॉरियर फैमिली को बिलोंग करते थे, है ना, देशमुख, सॉरी मतलब इनको सपोर्ट मिला था पावरफुल वॉरियर फैमिलीज का जो कि देशमुख है। एंड ग्रुप ऑफ हाईली मोबाइल पीजेंट पेस्टोरलिस्ट को कुनबीज कहते थे। इन्होंने भी बैकबोन प्रोवाइड करी, यानी सपोर्ट दिया मराठा आर्मी को। शिवाजी यूज दीज फोर्सेस टू चैलेंज मुगल इन द पेनिनसुला। पेनिनसुला मतलब नीचे का जो एरिया है डेक्कन का, साउथ का, यहाँ पर शिवाजी अपने इन सारे लोगों को यूज करते थे मुगल से लड़ने के लिए। लेकिन शिवाजी की डेथ के बाद जो मराठा है वो वहां पर किसका शासन हो जाएगा, चित्पावन ब्राह्मण्स का, जो शिवाजी के अंदर पहले हेल्प किया करते थे। शिवाजी के अब सक्सेसर बनेंगे पेशवा, जो होते प्रिंसिपल मिनिस्टर्स, जो पहले शिवाजी के अंडर में हुआ करते थे। एंड पूना अब इनकी कैपिटल बन जाएगा। देखिए ये जो लिखा है कि टुवर्ड्स द एंड ऑफ 17th सेंचुरी, 17th सेंचुरी खत्म होते होते एक पावरफुल स्टेट हमें देखने को मिलता है डेक्कन में शिवाजी की लीडरशिप के अंदर। एंड फाइनली वो स्टेब्लिशमेंट हो जाता है मराठा स्टेट का। शिवाजी का जन्म हुआ था शाहजी और जीजाबाई की फैमिली में शिवनेरी 1630 के अंदर, और इनकी माँ के गार्डेंस के अंदर, और इनके जो गार्जियन थे दादा कौंडदेव। शिवाजी ने बहुत ही अच्छा जो कैरियर है वो दिखाया अपनी छोटी सी एज में, बहुत सारी लड़ाइयां जीतकर। द ऑक्यूपेशन ऑफ जवाली मेड हिम द अनडिस्प्यूटेड लीडर ऑफ मालवा हाईलैंड्स व्हिच पेव्ड द वे फॉर फर्दर एक्सपेंशन। धीरे धीरे मराठास जो ये शिवाजी के अंदर थे आगे बढ़ते रहे, मालवा में आ गए, फिर इन्होंने अपने आप को और आगे बढ़ाया, एक्सपेंशन किया। इनके जो एक्सप्लॉइट्स थे अगेंस्ट फोर्सेस ऑफ बीजापुर एंड मुगल्स मेड हिम अ लेजेंडरी फिगर। इन्होंने पता है मुगल्स की ऐसी तैसी करके रख दी थी। वहां बीजापुर गोलकोंडा में भी जो शासक बैठे थे मतलब मुस्लिम, उनकी भी। ही ऑफन रिसोर्टेड टू गुरेला वारफेयर। इनकी जो टैक्टिक्स होती थी लड़ने की उनमें से सबसे फेमस थी गुरेला वारफेयर। ये जो एरिया ऐसा था वहां पर छुप जाते थे, छुप के वार करते थे, और मुगल की आर्मी इनको ढूंढ नहीं पाती थी, परेशान हो जाती थी। And by introducing an efficient administrative system supported by revenue collection method based on Chauth and Sardesh Mukhi, he laid the foundation of strong Maratha kingdom। सिर्फ ये लड़ने में ही अच्छे नहीं थे, इनके जो एडमिनिस्ट्रेशन करने का तरीका था वो भी काफी अच्छा था, क्योंकि किसी भी स्टेट को चलाने के लिए सिर्फ आर्मी से काम नहीं चलता, आपका एडमिनिस्ट्रेशन भी अच्छा होना चाहिए, तभी इंटरनल आपके देश के अंदर, आपके किंगडम के अंदर शांति रहेगी। तो इन्होंने दो प्रकार के टैक्स को इंट्रोड्यूस किया था, चौथ एंड सरदेश मुखी। बाजीराव वन की जो हम बात करते हैं, ठीक है, जिनको बाजीराव बलाल के नाम से भी जाना जाता है, ये सन थे पेशवा बालाजी विश्वनाथ के। एंड आपने मूवी देखी है, ये वही है। ये बहुत ही ग्रेट मराठा जनरल रहे हैं, जिन्होंने मराठा किंगडम को बहुत ज्यादा विंध्यास के ऊपर भी एक्सपेंड कर दिया था।
एंड इनकी जो मिलिट्री कैंपेन्स थी मालवा, बुंदेलखंड, गुजरात, इनके लिए इनको जाना जाता है क्योंकि वो काफी ज्यादा अच्छी थी। पेशवास के अंदर मराठास ने डेवलप किया था अपना मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, जो कि बहुत सक्सेसफुल रहा था। इनकी जो सक्सेस थी वो कहाँ पर देखने को मिलती थी? बाय पासिंग द फोर्टिफाइड एरियाज ऑफ मुगल्स, बाय रेडिंग सिटीज एंड बाय एंगेजिंग मुगल आर्मीज इन एरिया where their supply lines and reinforcements could be easily disturbed। अब देखिए 1720 से लेके 1761 के बीच में काफी ज्यादा एक्सपेंड कर चुके थे मराठा एम्पायर, एंड धीरे धीरे मुगल एम्पायर नीचे गिर रही थी और मराठा ऊपर जा रहे थे। मालवा और गुजरात छिन चुका था मुगल से एंड 1720 तक, और 1730 आते आते मराठा किंग ने अपने आप को पूरे डेक्कन पेनिनसुला का ओवरलॉर्ड घोषित कर लिया था, और इनको भी पास सरदेश मुखी और चौथ लगाने का अधिकार भी आ गया था पूरे इंटायर रीजन पे पेनिनसुला के। और दिल्ली को भी इन्होंने रेड किया था 1737 में। दिल्ली पर रेड करने के बाद 1737 में जो मराठा की बाउंड्रीज थी वो इंक्रीज कर रही थी। कितना इंक्रीज कर गई थी? राजस्थान में पहुंच गए थे, नॉर्थ में पंजाब तक मराठास पहुंच गए थे, बंगाल उड़ीसा, ईस्ट में बंगाल उड़ीसा में पहुंच गए थे, और साउथ में कर्नाटक, तमिल एंड तेलुगु कंट्रीज में, क्योंकि उस टाइम में भाई ये कंट्रीज ही हुआ करते, अलग अलग किंगडम्स थे, यहाँ पर मराठास का कब्जा हो चुका था। These were not formally included in Maratha Empire but were made to pay tribute as pay of accepting Maratha sovereignty। समझ रहे हैं कि मतलब यहाँ के जो कॉमन रूलर है उनको दिया है इतना फ्रीडम कि आप अपना काम तो कर लो, लेकिन आप किसके अंडर में हो? मराठा के। आपको टाइम टू टाइम हमें गिफ्ट देने पड़ेंगे, जो रिसोर्सेज है वो भी देने पड़ेंगे, ठीक है। इनके जो मिलिट्री कैंपेन्स होते थे वो काफी हॉस्टाइल होते थे, ठीक है, एंड इसी की वजह से मराठास के प्रति कैंपेन्स हो जाते थे हॉस्टाइल, ठीक है, मराठास के प्रति बाकियों के। एंड इसका रिजल्ट क्या होता था कि दे वर नॉट इंक्लाइंड टू सपोर्ट द मराठास ड्यूरिंग द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। इसलिए देखो मराठास इतना ज्यादा फैल रहे थे नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट सब जगह, लेकिन इसके बावजूद क्या हुआ कि थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में मराठास हार गए। अगर नहीं हारते तो फिर समय कुछ और होता, हिस्ट्री कुछ और होती, और आज हम किताबों में कुछ और पढ़ रहे होते। दरअसल उस टाइम किसी ने भी मराठास का साथ नहीं दिया, क्योंकि काफी ज्यादा इनका रवैया, इनके प्रति जो दूसरे लोगों का रवैया था किंगडम्स का, वो हॉस्टाइल हो चुका था, बुरा हो चुका था। इसी तरफ में अगर हम देखें एंडलेस मिलिट्री कैंपेन्स थे मराठास के, मराठास का काफी इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम भी था। And once conquest has been completed, Maratha rule was secure. Revenue demands were gradually introduced, taking local condition into account। एक बार जब मराठा कहीं पर भी कब्जा कर लेते थे तो फिर वहां पर उनकी एग्रीकल्चर कंडीशंस को देखते वो डिमांड भी करते थे, उनको टैक्स वगैरह चाहिए रहता था। एंड इस सब की वजह से क्या हुआ कि जो मराठा के चीफ्स थे, सरदार थे, जैसे सिंधिया हो गए ग्वालियर के, बड़ौदा में हो गए गायकवाड़, भोसले हो गए नागपुर के, इन्होंने भी अपनी अपनी पावरफुल आर्मीज को बढ़ाना स्टार्ट कर दिया। एंड मराठास के कैंपिंग मालवा में गए थे 1720s में, जो चैलेंज तो नहीं कर पाए थे सिटी की, जो सिटी था मालवा, वहां पर चैलेंज नहीं कर पाए थे इसकी प्रॉस्पेरिटी को। इसके बाद देखो उज्जैन भी काफी ज्यादा तरक्की कर रहा था सिंधिया के अंडर में, एंड इंदौर तरक्की कर रहा था होलकर्स के अंदर में। By all account, these cities were large and prosperous and functioned as important कमर्शियल एंड कल्चरल सेंटर्स। तो ये सिटीज काफी ज्यादा प्रॉस्परस हो रही थी, यहाँ ग्रोथ हो रही थी, व्यापार के तरीके से भी और संस्कृति के तरीके से भी। नई ट्रेड रूट्स बन रही थी जो कंट्रोल की जा रही थी मराठास के द्वारा। जो सिल्क प्रोड्यूस होता था चंदेरी में, वो अब कहाँ पर हमें मिलने लग गया था? पूना में। एंड मराठा का जो कैपिटल था बुरहानपुर, which had earlier participated in trade between Agra and Surat, now expanded its hinterland to include Pune and Nagpur in the south and Lucknow and Allahabad in the east। देख रहे हैं मराठास कहाँ कहाँ तक पहुंच गए हैं, ऊपर लखनऊ इलाहाबाद भी पहुंच गए, मतलब काफी ज्यादा इन्होंने अपना प्रभाव फैला दिया है। और चंदेरी जैसे सिल्क में भी ये
पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ट्रेड के रूट पर भी इनका कब्जा है, अगर उस ट्रेड रूट से कोई भी जाएगा तो इनको बदले में कुछ देना पड़ेगा। यहाँ देखिए जाट्स, ये एक और अलग किंगडम बसाने आए हैं जाट्स। तो और लोगों की तरह, अलग स्टेट्स की तरह, जाट ने भी अपनी पावर को कंसोलिडेट करना स्टार्ट कर दिया था 17th और 18th सेंचुरी में। बहुत अच्छी लीडरशिप के अंदर जाटों का एक रूलर थे चूरामन, जिन्होंने जो वेस्ट सिटी थी दिल्ली की, वहां पर कब्जा कर लिया 1680s में, एंड फिर डोमिनेट करना स्टार्ट कर दिया दो इंपीरियल सिटीज को, दिल्ली और आगरा। And for a while they became the virtual custodian of the city of Agra। कुछ समय के लिए वो virtual custodian भी बन गए थे आगरा सिटी के। ये देखिए the power of जाट्स, जो जाट की पावर थी ना, वो एकदम ऊपर कब पहुंच गई थी, जब सूरजमल उनके लीडर बने थे, जिन्होंने अपनी पावर को भरतपुर, जो आज के टाइम राजस्थान में है, वहां पर कंसोलिडेट किया। ये देखिए 1756 से लेके 1763 तक, एंड इनके पॉलिटिकल कंट्रोल के अंदर सूरजमल ने बहुत सारे हिस्सों को अपने कब्जे में किया, जैसे कि ईस्टर्न राजस्थान, सदर्न हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, दिल्ली। सूरजमल ने बहुत सारे किले और महल भी बनवाए थे, जैसे कि लोहागढ़ का जो भरतपुर का किला है, काफी अपने टाइम का स्ट्रॉन्ग माना जाता है। फिगर 8 में हमें एक 18th सेंचुरी का पैलेस दिख रहा है डीग नाम की जगह पे, एंड ये देखिए किस प्रकार का इसमें डोम बना हुआ है। जाट बहुत अच्छे एग्रीकल्चरिस्ट होते थे, जैसे कि पानीपत और बल्लभगढ़, जो आज के टाइम पे हरियाणा में है, ये इनके इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर्स होते थे। सूरजमल के अंदर भरतपुर एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट बन के तैयार हो गया था। जब नादिर शाह ने दिल्ली पर अटैक किया था 1739 में, तो बहुत सारे दिल्ली से भागकर भरतपुर ही आ गए थे। इनका जो बेटा रहा जवाहिर शाह 30,000 ट्रूप्स को लेके आया था, और उसने hired another 20,000 मराठा and 15,000 सिख troops to fight the मुगल्स। मुगल से लड़ने के लिए करीबन 20,000 मराठा और 15,000 सिखों को भी हायर किया था। वाइल जो भरतपुर का किला है वो बिल्ड किया गया था ट्रेडिशनल स्टाइल में, एंड जो डीग एक जगह है, वहां के जो जाट्स थे उन्होंने बहुत ही सुंदर गार्डन पैलेस बनाए हैं, जिसके अंदर उन्होंने आमेर और आगरा की स्टाइल में बने हुए महलों को कंबाइन कर दिया है, मतलब उनकी स्टाइल्स को कंबाइन कर दिया है, एंड इट्स बिल्डिंग were modeled on architectural form first associated with royalty under Shah Jahan। See figure 12 in chapter 5 and figure 12 in chapter 9। तो कहीं ना कहीं इनके बनाए महलों में हमें झलक मिलेगी दो प्रकार की, एक तो जयपुर के आमेर किले की, और जो शाहजहां ने बहुत सारी चीजें बनवाई थी आगरा में, वो सारी चीजें। ये देखिए फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में कुछ बताया जा रहा है। अभी आप क्लास 7 में, जब आप क्लास 9 में आएंगे तो हम फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। अभी आप थोड़ा सा यहाँ से जानकारी ले लीजिएगा। इससे अभी आपके कुछ भी क्वेश्चन आने वाला नहीं है एल्सवेयर से। तो इसी के साथ हिस्ट्री आपकी पूरी खत्म हो गई है। अब आप बताइए कौन सा मैं नया सब्जेक्ट लेके आऊं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग साक्षीज विद्या साधना।